तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है और इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए आप सभी को 9th क्लास का अब तक 9th चैप्टर कंप्लीट किया जा चुका है। और आज हम वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10। और उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस देख लिया होगा। नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके एक एक करके एनसीईआरटी के सारे वीडियोस देख सकते हो। और इस वीडियो को मिस करना मतलब कि आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आराम से सभी चीज़ों को देखिए। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज का चैप्टर है वो क्या है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें को जो 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 इम्पोर्टेंट था वो मैंने पढ़ रखा है और हाईलाइट कर रखा है। तो चैप्टर का नाम बेसिकली हमारा ये है, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन हमने बनाया वो इस बुक से पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाया। जैसे कि विज्ञान की दृष्टिकोण से कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है। तो विज्ञान के रूप में अगर देखा जाता है तो कहा जाता है कि कार्य तभी संभव माना जाता है जब उसमें विस्थापन होता है, यानी दो कंडीशन होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि देखो, अगर पढ़ोगे कि यदि एक भारी चट्टान को पूरी ताकत से ढकेला जाता है और चट्टान विस्थापित नहीं होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं दृष्टिकोण से अधिकतम कार्य है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक नहीं माना जाता है कि कार्य हुआ। अब सेकंड पॉइंट उसी तरह से कि किसी सीढ़ी पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचना कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने सीढ़ी पर चढ़ करके इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमने कार्य किया। तो ये हमारा सहयोग और विस्थापन भी हमें देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जब देखोगे कि जब कोई व्यक्ति सिर पर भारी बोझ रख करके बिना हिले डुले खड़ा है, चाहे उसमें कितना ही मेहनत किया, खड़ा होकर के मेहनत तो लगेगा ही। तो देखो, विस्थापन नहीं हुआ तो यहाँ पे कहेंगे कार्य नहीं हुआ। सामान्य बोलचाल में किया जाने वाला कोई भी मानसिक परिश्रम विज्ञान में हमेशा पुण्य कार्य के रूप में परिभाषित होता है। ये भी गलत है। कार्य का परिभाषा सिर्फ यही है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली, कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देख पाएंगे। देखो, क्लियरली लिखा है कि हमने जो भी आपको बताया, ये पॉइंट आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चलेगा कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये दो चीजें हो रही हैं तब जाकर के माना जाएगा कि कार्य हुआ। और यहाँ पर देखो, यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम इस कार्य को दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये दो कंडीशन सबसे पहले ध्यान में रखना है। अब आता है सेकंड प्रश्न कि किसी वस्तु पर लगने वाले एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण जो है वो किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, जैसे कि जो हमारा कार्य होता है W को अगर बल को मतलब F और बल की दिशा में है विस्थापित इसके गुणनफल के रूप में हम परिभाषित किया जाता है, तो W जो होता है वो Fs होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप आराम से यहाँ पर पढ़ पाओगे। देखिए, कार्य की परिभाषा के संदर्भ अनुसार किया गया जो कार्य है बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर Fs, यही यहाँ पर प्रश्न में था। तो राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि कार्य के मात्रक और प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कि कार्य एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब अगर हम किसी को बोलते हैं कि 20 जूल उसने कार्य किया, तो यहाँ पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसने किस दिशा में कार्य किया, मतलब बात खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें परिमाण से ही काम हो जाता है, दिशा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो टोटल यहाँ पर होता है कि ये एक तरह की अदिश राशि है, राइट। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हो, W बराबर Fs होता है, यानी आपका न्यूटन, और ये आपका जो विस्थापन है उसका मीटर, तो न्यूटन मीटर कह सकते हैं, या फिर हम एक और मात्रक जानते हैं जूल होता है। तो देखो, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होगा, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये गलत होगा। और इसमें केवल परिमाण होते, दिशा नहीं होते, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक जूल कार्य की वह मात्रा है जब
बताइए, 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। देखो, आप जब तक बुक को अच्छे से पढ़ करके नहीं आओगे तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है? तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप पहले एक बार बुक को खुद से पढ़ लिया करिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, यही बात था कि 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य का वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, राइट? तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है कि जब बल विस्थापन की दिशा में ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब बल हम इधर लगा रहे हैं और विस्थापन हमें इसके विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी ये आपका F और ये आपका विस्थापन इस तरह से हो रहा है, तो किए गए कार्य की प्रकृति और दोनों दिशाओं में मध्य उनके लगने वाला जो कोण होगा वो क्या होता है? तो 180 डिग्री का होगा, ऋणात्मक होता है। मतलब जब हम बल को मतलब जब बल जो है विस्थापन की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वहां पे ऋणात्मक होगा और 180 डिग्री का कोण बनता है। चलो, ये भी मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। सब कुछ अच्छे से लिखा गया। अब ऐसा उदाहरण जो होगा वो एक तरह से घर्षण बल का कह सकते हो, क्योंकि घर्षण बल या फिर हम चलती हुई कार में जो ब्रेक लगाते हैं तो वो भी एक तरह से होता है कि गाड़ी आगे की तरफ चल रहा है और हम ब्रेक लगा करके पीछे की तरफ उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऋणात्मक कार्य होता है। देखो, अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है, उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए कि वस्तु इस दूरी के साथ विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और बल द्वारा किया गया कार्य कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि बल भी मैं इसी तरफ लगा रहा हूँ और विस्थापन भी इसी तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य धनात्मक होगा। अभी यहाँ पे ये चीज आप इसमें समझ सकते हो, जैसे कि एक लड़की जो है वो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि जब हम बल इधर भी लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो ये एक तरह से धनात्मक कार्य का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, धनात्मक कार्य का उदाहरण होगा। उसी तरह से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल था, वो लड़की वाला कहाँ गया, छोटी बच्ची, हाँ देखो ये रहा। ये आपका मान सकते हैं धनात्मक कार्य के रूप में, जब एक बच्चा किसी खिलौना कार्य को अनुसार धरती के समानांतर खींच रहा है, तो बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। मतलब देखो, खींच भी इधर ही रही है और गाड़ी का विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो ये एक तरह से धनात्मक कार्य हो रहा है। मतलब इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है और इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि धनात्मक ऋणात्मक कार्य किसे कहेंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य और उसके घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु पर बल लगने के बावजूद यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। मान के चलते हैं कि अगर एफ एस, ये हमारा फॉर्मूला है, और विस्थापन अगर शून्य हो रहा है, ये अगर जीरो है, तो किया गया कार्य तो टोटल शून्य होगा ही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कह सकते हैं पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। जब कोई बच्चा खिलौना कार्य को धरती के समानांतर खींचता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कैसे? जब मैंने बताया कि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर धनात्मक होगा, ना कि ऋणात्मक। तो ये पॉइंट उल्टा है और ये गलत है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल शून्य है तो विस्थापन होने पर भी किया गया जो कार्य होगा वो भी शून्य होगा। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम WFS रख रहे हैं और विस्थापन जो है जो भी हो, अगर बल नेट बल शून्य है तो ये टोटल हमारा शून्य ही होगा। तो इस तरह से ये हमारा सही है। अब बता सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही था, तो सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आता है कि ऊर्जा के वैज्ञानिक सिद्धांतों और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला पॉइंट है कि जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा हमेशा वृद्धि होती है। मतलब जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि होती है। ऐसे कैसे?
अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा तो घटेगा ना, मतलब मेरा एनर्जी तो कम होगा, तो ये तो पॉइंट गलत कह रहा है। और जिस वस्तु पर मैं कार्य करूँगा उसमें क्या होगा कि वो वृद्धि होगा। तो मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो ये तो पॉइंट हमारा पूरी तरह से उल्टा कह रहा है, गलत है। क्योंकि जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये चीज हम यहाँ पर देख भी पाएंगे। देखो, यहाँ पर लिखा गया, पूरी तरह से लिखा गया कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये आपका पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य क्षमता के रूप में मापा जाता है। ये पॉइंट करेक्ट होगा क्योंकि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य क्षमता के रूप में ही हम परिभाषित करते हैं, मापते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर ये लिखा गया कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य क्षमता के अनुरूप में मापा जाता है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो मैं देखता हूँ। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। और जब ऐसा होता है तो पहली वस्तु जो है, मतलब ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। बिल्कुल सही है। और दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। और इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, अथा इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। यही हमारा सेकेंड कथन था। अब तीसरा आता है कि ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के भिन्न होता है और इसका मात्रक जो कि किलो जूल, जो कि 100 जूल के बराबर होता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कह सकते हैं गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक जूल है और 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं और किलो जूल जो होता है 1 किलो जूल वो 1000 जूल के बराबर होता है। ये तो पूरी तरह से गलत कह रहा है। तो यहाँ पे असत्य के रूप में दो और पहला और तीसरा गलत था, तो फर्स्ट और 3 को टिक करेंगे, असत्य के रूप में ऑप्शन सी। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गतिज ऊर्जा के संबंध में, तो देखो, गतिज ऊर्जा के संबंध में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मान उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था से उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। और गतिज ऊर्जा चाल के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए चाल बढ़ने पर भी यह बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है। मतलब वेग को जितना बढ़ाएंगे वो हमारा काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। राइट, ये चीज आपको समझना है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बैलों की एक जो खेत जोतते समय किसी हल को 140 न्यूटन का बल लगाती है। यदि जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कुल कार्य क्या होगा। तो कार्य जो होगा एफ एस होगा और यहाँ पर एफ जो दिया गया वो 140 न्यूटन का और जो है 15 मीटर का मान लीजिए कि खेत है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2100 न्यूटन मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका 2100 जूल, जो भी कहिए, क्योंकि दोनों का मात्रक तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो निकालते हैं 1/2 mv² से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 m का वैल्यू हमें पता है 15 और v का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है 4 × 4 और आराम से इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, जो कि 15 चौका 60 दूनी 120 जूल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आराम से बस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा के गणितीय व्यंजक और विभिन्न अवस्थाओं में इसके परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाएगी। ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि 1/2 mv² अगर होता है और अगर हम वेग को 2 गुना करते हैं तो आराम से हम कह सकते हैं कि m भी जो अगर 2 है तो ये आपका 2 दूनी की 4 हो जाएगा। तो 4 × 1/2 mv² हो जाता है।
ठीक है, तो ये 4 गुना तो बिल्कुल सही है, हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि विराम अवस्था से प्रारंभ होने वाली u बराबर 0 अगर है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये भी आपका बुक में पूरे अच्छे तरीके से लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखा है। देखो, मतलब वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u बराबर 0, तब यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं ये जो मान हमारा निकलेगा कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो टोटल यहाँ पर हमारा ये सेकंड पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान वस्तु की दिशा बदलने पर तेजी से बदलता है क्योंकि यह एक सदिश राशि है। ये पॉइंट हमारा गलत होगा क्योंकि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, यह केवल द्रव्यमान का। अब यहाँ पर अगर इसका मात्रक देखोगे mv², तो ये द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है, ना कि किसी तरह से दिशा पर। तो ये निर्भर करता है सिर्फ द्रव्यमान और उसके चाल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्थितिज ऊर्जा और इसके उपार्जन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो पॉइंट करेक्ट है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ही यही है कि यह वस्तु की विशिष्ट स्थिति या फिर उसके आकार विन्यास में परिवर्तन के कारण होता है। मान के चलो कि अगर कोई ये जो हमारा एक तरह से ये हमारा जो धनुष है इस तरह से है और इसका हम इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से जब देखोगे तो ये इस तरह से होगा जब इस पर हमारा प्रत्यंचा, मतलब एक तरह से परिवर्तन तो कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट। तो ये परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड चीज आ रहा है कि जब किसी रबड़ बैंड को खींचा जाता है तो उसमें स्थानांतरित की गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जी नहीं, रबड़ बैंड को खींचने पर स्थानांतरित ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ना कि गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब हम स्थितिज ऊर्जा वाला मैटर कहाँ क्या, देखो स्थितिज ऊर्जा वाला मैटर ये है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। रबड़ बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। चाहे आप घड़ी की चाबी देख लो, खिलौना कार में चाबी भरते समय कमानी में संचित होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का ही रूप होता है। तो ये तो एक तरह से हमारा सही है और सेकेंड पॉइंट तो गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे सही था और हमें बताना था सत्य, तो फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे ऑप्शन सी, राइट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि भूमि से ऊपर किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी को पढ़ोगे, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर के साथ साथ उसके तय किए गए वास्तविक टेढ़े मेढ़े पथ पर निर्भर नहीं करता। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे एक जगह जहां मैंने देखा था इस चीज को, देखो ये लिखा गया कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर वस्तु ने गति की है। मतलब रास्ते पर पथ से कोई लेना देना है नहीं। ये पॉइंट पूरी तरह से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ जब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो mgh फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, जहां g होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सी को टिक करेंगे फिलहाल, जो कि पॉइंट यहाँ पे असत्य के रूप में है। नेक्स्ट आता है कि एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कुल कार्य का मान कितना होगा। और मान लीजिए कि जी जो है वो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अब मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय बल के अकॉर्डिंग अगर कोई काम करता है तो वहां पे हम फिर जो फॉर्मूला होंगे वर्क वाला वो mgh का इस्तेमाल करके निकालेंगे। यहाँ पे तीनों चीज देखने को मिल रहा होगा आपको कि जो m है वो आपका 15 kg है और g का मान भी दिया गया है 10 और टोटल यहाँ पर h जो हाइट है वो 1.5 है। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर के आएगा वो 225 हो जाएगा, 225 जूल, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस वस्तु में संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए।
बहुत ही सिंपल सा है, वापस से जो मैंने बताया था उसी का कैलकुलेशन आप कर करके बता सकते हो। और देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और इसका सही आंसर फटाफट नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ऊर्जा के रूपांतरण और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योगफल उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आप आराम से इस चीज को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का कुल योग जो है वो कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा जो अचर होता है, यानी कुल मिलाकर के आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड आता है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से यानी फ्री फॉल से नीचे गिरती है तो उसके पथ में किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होगी। ये पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में कमी होते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होते जाएगा। देखो, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, सेकेंड भी करेक्ट। तीसरा आता है कि वायु प्रतिरोध के प्रभाव को शामिल करने पर भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा पूर्णतः नियत बनी रहती है। इस पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि वायु प्रतिरोध अगर एयर रेसिस्टेंस रहेगा तो शामिल किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा का मान कुछ भाग उष्मीय ऊर्जा या फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रह पाती है। हालांकि ब्रह्मांड में मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर फिलहाल ये पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, तो सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के मूल सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सभी को पता है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा हमेशा अपरिवर्तनीय या फिर नियत रहती है। इस पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का ना तो नाश हुआ ना ही विनाश हुआ। तो मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जब हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, नियत ही रहेगा। फिर तीसरा है कि यह नियम केवल कुछ विशिष्ट प्रकार की भौतिक परिस्थितियों पर ही लागू होता है और रासायनिक परिवर्तन में यह पूरी तरह से विफल हो जाता है। ये पॉइंट गलत होगा, क्यों गलत है वो भी आप देख लो। यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से लिखा गया है, जब आप पढ़ोगे ध्यान से, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्थिति के साथ या फिर भौतिक परिस्थितियों में ये लागू नहीं होगा, कुछ कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, सब जगह ये उसी तरह से काम करता है। तो असत्य के रूप में केवल 3 असत्य है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। अगला सवाल ये कह रहा है कि कार्य करने की दर या शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि शक्ति का मात्रक वाट जो कि डब्ल्यू से सूचित करते हैं, तथा 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निकलेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आराम से ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो कार्य होता है वो क्या था, कार्य एक तरह से हमारा अदिश राशि था। और यहाँ पर देखिए एक तरह से जो हमारा ये क्या बोलते हैं शक्ति, शक्ति भी एक तरह से अदिश राशि ही होगा, इसे भी याद रखिएगा। सदिश भी एक अदिश राशि, ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि शक्ति एक तरह से अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 12 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करिए। ये भी आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर हम W बराबर देखें mgh, तो यहाँ पे आपका तो 480 दिया ही गया है। द्रव्यमान भी हमें पता है 12 और g का वैल्यू भी 10 है, हमें ऊंचाई निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, 12 चौका 48 यानी 4 मीटर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी को, बहुत सिंपल सा ये था, आराम से इस तरह से निकालेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी फार्मूला पूछा रहा है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। गति के तीनों फार्मूला मैंने पीछे बताया था, आप उनको याद रखो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी जितने भी फार्मूलाज हैं याद रखोगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आराम से आप कर सकते हो। ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मान शुद्ध है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलो कह सकते हैं किलोवाट गुने 1 घंटा होता है, ठीक है? और 1 किलोवाट का जो है वो आपका 1000 वाट हो जाता है, 1000, और यहाँ पर घंटा के लिए 3600 सेकंड हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3 4, यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा। इस तरह से देखा जाता है 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल कहा जाता है, राइट? तो घरों और उद्योगों में उपयोग होने वाली जो विद्युत ऊर्जा के इसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं किलोवाट घंटा का, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है कि कार्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के ऐतिहासिक अनुसंधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जो कि नियम प्रतिपादित किए थे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो प्रेस्कॉट जूल ने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम ही दिया था, तो यहाँ पे तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की खोज की थी। यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने प्रयोगात्मक रूप से दिखाया था कि यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा का को यांत्रिक कार्य में बदला जा सकता है। इससे क्या होता है कि यांत्रिक तुल्यांक यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का पता चलता है। तो ये सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा पे ध्यान रखना है कि कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक का नाम जूल है, उन्हीं के सम्मान में ये रखा गया था। तो ये भी हमारा एक तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। अभूतपूर्व योगदान के कारण ही कार्य और ऊर्जा दोनों के एसआई मात्रक को जूल नाम रखा गया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊपर मुक्त रूप से गिरते समय ऊर्जा के इस क्रमिक रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा कि वस्तु के गिरते समय किसी भी बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये पॉइंट तो गलत होगा, क्योंकि गिरते समय वस्तु का वेग जो है लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए मध्य बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा शून्य नहीं बल्कि बढ़ सकती है, बढ़ रही होती है। तो ये पॉइंट गलत कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ती है। ये तो पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि ऊंचाई कम होने से स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और वहीं गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा आता है कि जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तब उसका अंतिम वेग अधिकतम होता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा निम्नतम और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि धरातल पर पहुंचते समय मतलब कि अगर कोई वस्तु यहाँ से ये इस बिल्डिंग से गिराया जा रहा है और यहाँ पर गिरने वाला है, तो जैसे ही अगर ये यहाँ पहुंचने वाला हुआ टच करने से पहले सबसे अधिकतम होगा, मतलब कि जिससे स्थितिज ऊर्जा पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लगभग वहां पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और वेग अधिकतम होने से गतिज ऊर्जा उच्चतम हो जाता है। यहाँ पे सेकंड और थर्ड पूरी तरह से हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से जो कि असत्य है। असत्य बताना है, तो चलो देखते हैं कौन सा यहाँ पे पॉइंट्स असत्य होगा। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वह पवन चक्की की पंखुड़ियों को घुमा पाती है। ये पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड आता है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य केवल उसके ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर निर्भर करता है। एक तरह से ये भी हमारा सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई कार पहाड़ी रास्ते पर गोल गोल घूमते हुए समान ऊंचाई पर चलती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया नेट कार्य हमेशा अधिकतम होगा। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच के ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर निर्भर करता है। यदि कोई कार समान ऊंचाई पर घूम रही है तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन शून्य होने के कारण गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो ठीक है, यहाँ पर शून्य कार्य होगा, ना कि अधिकतम। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर उष्मक की जो घोषित शक्ति है वो आपका 1500 वाट है। यह हीटर 10 घंटे में कितना विद्युत ऊर्जा उपयोग करेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, जो हमारा ऊर्जा होगा, आप कह सकते हो ऊर्जा जो होता है वो एक तरह से शक्ति गुने टाइम। ठीक है, शक्ति गुने टाइम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो शक्ति कितना है 1500 वाट और टाइम यहाँ पर कितना कह रहा है
10 घंटे का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरह का उपयोग निकालेंगे तो आपका जो 1500 वाट है इसको किलोवाट में बदल दीजिए। किलोवाट में बदलेंगे तो आप 1.5 कर सकते हैं और ये आपका 10 घंटा चला, यानी कह सकते हैं 10 बोल रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 15 किलोवाट घंटा हो जाएगा, यानी कि 15 यूनिट चलता है। अगर यूनिट में निकालना होगा तो 15 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ये आप याद रखना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। इस हिसाब से 15 यूनिट चलेगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कितना उपयोग करेगा, तो 15 किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अगला प्रश्न है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक जो लड़की है और ये 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। अब 45 सीढ़ियाँ हैं, 9 सेकंड में चढ़ती है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल ऊंचाई कितना होगा? तो टोटल आप ऊंचाई कह सकते हो, जो हाइट होगा वो टोटल हाइट आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 45 गुने 15 जब आप करते हो तो आराम से कहोगे 675 सेंटीमीटर। लेकिन हम हाइट जो है वो मीटर में देखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.75 मीटर। 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में चेंज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक चीज, लड़की का भार पूछा जा रहा है, यानी जो भार होगा वो mg इक्वल टू हम कर सकते हैं टोटल, जैसे कि W बराबर क्या होता है, अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शक्ति निकालना है। जैसे कि P, बस यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको हटाता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शक्ति हम निकालते हैं P बराबर W/T। तो W तो हमारे पास वर्क पता नहीं कितना है, तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, mgh के थ्रू निकाल सकते हैं और T हम आराम से रख सकते हैं, ठीक है। T 9 सेकंड दिया गया, तो mg का वैल्यू तो आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। m 50 दिया गया है, g हमारे पास 10 दिया गया है, h का वैल्यू भी पता चल गया 6.75, तो यही रख सकते हैं। और इस टोटल के नीचे में हम कितना रखेंगे, 9 सेकंड का समय रखेंगे, ठीक है। यानी ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 3375 बटे में 9, और आराम से इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 375 निकल करके आ जाएगा, 375 वाट। ऑप्शन बी, मतलब बी बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, कैसे कैसे हमने निकाला। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, आराम से कैलकुलेट कर सकते। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि जब किसी सरल लोलक गोलक को एक ओर ले जाकर के छोड़ा जाता है तो इसके दोलन के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि माध्य स्थिति पर गोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि ध्यान रखना है कि माध्य स्थिति पर गोलक धरातल के सबसे नजदीक, मतलब न्यूनतम ऊंचाई पर होता है, इसलिए वहां स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और वेग सर्वाधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, राइट। तो ये पॉइंट हमारा गलत है। उल्टा कह रहा था कि स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम, तो जबकि ये उल्टा होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि उच्चतम बिंदुओं पर गोलक की गतिज ऊर्जा क्षणिक रूप से शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान के चलो कि जब दोलन है इस तरह से अगर ये कर रहा है, मान के चलो जब यहाँ पर आता है तो क्या होगा कि उच्चतम बिंदुओं पर गोलक की स्थितिज ऊर्जा तो अधिक होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या होगा कि एकदम आने के बाद रुक जाता है, मतलब आने के बाद अब यहाँ पे रुक के फिर से वापस इस तरह से आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब ये जस्ट घूमने वाला होगा, वो जब पीक पॉइंट पर होगा तो वहां पर हम कह सकते हैं एक तरह से गतिज ऊर्जा पूरी तरह से क्षणिक रूप से शून्य हो जाती है और वहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाता है, पूरा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि दोलन करते समय किसी भी बिंदु पर लोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर बनी रहती है बशर्ते वायु का अवरोध नगण्य हो। तो ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि ऊर्जा का तो नाश होता नहीं है संरक्षण के नियम के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योगफल ही हमने बताया था पीछे कि कुल यांत्रिक ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सत्य के रूप में देखेंगे तो 2 और 3 यहाँ पर सत्य होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के व्यवहारिक और सैद्धांतिक अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि घरों में जलने वाले बल्ब या फिर हीटर द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को सामान्यतः जूल के स्थान पर किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जूल बहुत छोटा मात्रक होता है, इसलिए व्यवसायिक तौर पर किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट करेक्ट है।
सेकंड है कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है तो केंद्र की ओर लगने वाले अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। ये गलत होगा क्योंकि वृत्ताकार पथ पर अभिकेंद्री बल विस्थापन की दिशा में हमेशा लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री की जब कोण बनाएगा एफ एस कॉस थीटा, आप जानते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब वर्क निकाल रहे हैं तो एफ, मान लीजिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रख रहे हैं तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो होने से पूरा हमारा वर्क ही जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम हो जाएगा। ये पॉइंट गलत है, शून्य हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम भी नहीं कहेंगे, शून्य हो जाता है, ये पॉइंट गलत होगा। 1 वाट घंटा यानी 1 वाट घंटा बोल रहा हूँ, सॉरी, 1 वाट शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए व्यवहारिक जीवन में किलोवाट या फिर मेगावाट का उपयोग किया जाता है। ये तो सही है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किलोवाट जो होता है 10 के पावर 3 वाट हो जाएगा और उसी तरह से अगर हम मेगावाट की बात करें तो 10 के पावर 6 वाट को कहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो सही था, सेकंड गलत था, थर्ड सही है। तो सत्य के रूप में 1 और 3 देख सकते हैं, 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार ऋणात्मक कार्य को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करती है। तो ऋणात्मक रूप को हमने क्या देखा था, हमने बताया था कि किसी मतलब उल्टा होता है एक तरह से। देखो, किसी खुरदरे फर्श पर खिसकती हुई वस्तु पर फर्श द्वारा लगाया गया घर्षण बल। तो मतलब घर्षण बल एक तरह से क्या होता है कि बल जिस दिशा में लगता है उसके विपरीत दिशा में आपका विस्थापन होता है। मतलब हम जानते हैं ना कि अगर मान लो कि हम किसी बॉल को आगे की तरफ ढकेलते हैं लेकिन वो कुछ समय के बाद क्या होगा कि रुक जाएगा क्योंकि घर्षण उसके उल्टा दिशा में बल लगा रहा है। तो ये ऋणात्मक कार्य का उदाहरण एक तरह से देख सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया। तो ध्यान से देखते हैं। कथन ए कह रहा है, जब हम किसी भारी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा ये पॉइंट। देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो बाह्य बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगता है। मतलब ऊपर की ओर हम उठा रहे हैं तो बाह्य बल भी हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं और विस्थापन भी ऊपर की ओर ही हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब दोनों एक दिशा में होता है तो एक तरह से हमारा ये पॉजिटिव वर्क होगा, धनात्मक कार्य होता है। लेकिन यही इसका विपरीत होता है कि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है और विस्थापन ऊपर की ओर होता है, जिसकी वजह से विपरीत दिशा में कारण गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर कथन सही कह रहा है। अब कारण देखते हैं। कारण आर जो है हमारे द्वारा लगाया गया पेशीय बल विस्थापन की दिशा में होता है, जबकि गुरुत्वीय बल विस्थापन की ठीक मतलब विस्थापन की दिशा के ठीक विपरीत नीचे की ओर होता है। तो ये इसका सही तरीके से जस्टिफाई भी कर रहा है, कारण सही तरीके से बता रहा है, व्याख्या कर रहा है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ सूची 1 में भौगोलिक स्थिति है और दूसरी तरफ ऊर्जा का स्वरूप है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि तनित धनुष की डोरी में, मतलब धनुष का जो डोरी है, प्रत्यंचा जिसको कहते हैं हम लोग, अगर उसको हम लोग डोरी को तान करके रखे हुए हैं तो उसमें किस तरह का ऊर्जा होगा, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसमें ना होगा। यानी ए का 3 के साथ मिलना चाहिए। ए का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं। अच्छा, सी का 2 दोनों में मिल रहा है। चलो अब देखते हैं। सी का तो हमारा क्लियर हो गया कि निश्चित ऊंचाई पर स्थित पत्थर जो है वो एक तरह से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं डी वाला, चाबी भरी खिलौना कार की कमानी में क्या होगा। तो इसमें आप कह सकते हो आसानी से कि इसमें एक तरह से विन्यासात्मक स्थितिज ऊर्जा ही होगा। तो डी का 4 के साथ, यानी डी का 4 यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तीव्र गति से आती क्रिकेट गेंद, तो क्लियर होगा इसमें कि गतिज ऊर्जा ही होगा, यानी आपका बी का फर्स्ट होगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊर्जा यानी एनर्जी के विभिन्न रूपों के अंत परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट यह है कि जब कोई सजीव भोजन ग्रहण करता है तो जैव प्रक्रमों के संपादन के दौरान रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न शारीरिक कार्यों और ऊष्मा में होता है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भोजन में संचित जो रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा पीसीए ऊर्जा और ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब
एक तरह से ऊर्जा दूसरे रूप में तो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। सेकेंड है कि परमाणु के नाभिकों, पृथ्वी के आंतरिक भागों और ज्वार भाटों से प्राप्त होने वाले समस्त ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही व्युत्पन्न होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वार भाटा ऊर्जा सूर्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना और गुरुत्वीय गतियों से उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा आता है कि प्रकृति में होने वाले किसी भी ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रम में कुछ ऊर्जा हमेशा अनुपयोगी रूपों से नष्ट हो सकती है। ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि व्यवहारिक रूपांतरणों में घर्षण आदि के कारण कुछ ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में विस्तरित हो जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही होगा, सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कार्य और वेग के मध्य संबंधों तथा उनके संख्यात्मक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि यदि किसी गतिमान कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कार की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जो वेग है वो 30 से 60 दो गुना करने पर गतिज ऊर्जा वर्ग के नियमानुसार क्या होगा कि 4 गुना हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1/2 mv² होता है। अगर वेग को हम जैसे 30 से बढ़ा करके 60 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 गुना बढ़ रहा है, और 2 गुना का मतलब कि आपका 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ेगा। ये पॉइंट गलत होगा। थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचना था, ध्यान से समझना था। सेकेंड पॉइंट, किसी वस्तु के वेग को बढ़ाने के लिए किया गया नेट कार्य हमेशा उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ये पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि विराम अवस्था से चलने वाली किसी भी वस्तु के लिए किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। ये पॉइंट गलत है। विराम अवस्था से शुरू होने वाली वस्तु का वेग बढ़ता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में धनात्मक परिवर्तन होता है। कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, मतलब अगर विराम अवस्था से चल रहा है कार को, अगर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है, उसका गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा गलत कह रहा है। अब हमें क्या बताना था प्रश्न में, असत्य क्या, तो असत्य के रूप में देख सकते हैं 1 और 3 असत्य, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे। यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो। देखो आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूं कम से कम आपका 99 लाइक्स का। देखते हैं गाइस कितने आप सीरियस होकर के हमें सपोर्ट करते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक कथनों के कौन सा विकल्प सत्य है। वैज्ञानिक कथनों में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, आराम से पढ़ोगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है और वेग के वर्ग भी हमेशा धनात्मक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक ही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है। यदि उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है तो बताइए कि वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो m का वैल्यू तो हमारे पास 10 है और g का वैल्यू भी 10 दिया गया है, और h जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो और पोटेंशियल एनर्जी जो दिया गया था वो 200 ऑलरेडी दिया गया। तो आराम से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो h का वैल्यू 2 बार निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि दो कारें जिनका द्रव्यमान क्रमशः m और 2m समान वेग से सड़क पर दौड़ रही है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। मतलब गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो 1 है, और उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी जो 2 होगा वो 1/2 mv² आपका 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो m1 और m2 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में वेग तो है समान। तो अब यहाँ पे दोनों का अगर हमें अनुपात निकालना होगा तो इतना ना लिख करके सिर्फ हम m और बटे में 2m लिख सकते थे। ये इससे गया तो 1/2, यानी करेक्ट आंसर निकल जाता ऑप्शन ए। आराम से करेक्ट आंसर ए को टिक कर सकते थे। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि शक्ति के विभिन्न मात्रकों और विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 1 किलोवाट घंटा का तात्पर्य 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करने से है।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप समझ पा रहे हैं, ये तो करेक्ट है। सेकंड है कि विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट का वैज्ञानिक नाम वास्तव में 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। मतलब ये तो हम सही है कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि 1 यूनिट का मतलब कि 1 किलोवाट घंटा होता है। मैं हमारे जो घरों में बिजली बिल आता है वो इसी बेस पर आता है, 1 किलोवाट घंटा, जो यानी 1 यूनिट 2 यूनिट कितना चला है, ठीक है? तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। औद्योगिक कारखानों में उपयोग होने वाली भारी विद्युत शक्ति को मापने के लिए सामान्यतः वाट का ही उपयोग किया जाता है, किलोवाट का नहीं। ये गलत होगा क्योंकि भारी उद्योगों में अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे किलोवाट या फिर मेगावाट में व्यक्त किया जाता है, ना कि छोटे मात्रक वाट में। तो ये पॉइंट गलत होगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, सत्य बताना था 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि किसी स्प्रिंग या फिर सिलिंग की को दबाने या फिर खींचने पर होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों के संदर्भ में हमें बात करना है। तो पहला पॉइंट है कि जब हम किसी सिलिंग की को संपीड़ित करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। जब हम स्प्रिंग को जो है मान के चलो कि कुछ इस तरह से स्प्रिंग है, मतलब ये थोड़ा मैंने अजीब तरह से बनाया है। अब अगर मैं इसको दबा करके मान के चलो इसको दबा करके एकदम छोटा कर देता हूँ, एकदम छोटा इस तरह से इतना हो गया, तो क्या हुआ कि इसमें जो हमने मतलब जो ऊर्जा लगाया वो क्या होगा कि एक तरह से बदल करके यहाँ पे संचित हो गया है। जैसे ही छोड़ेंगे वो वापिस से वो आपका पुराने तरह से आ जाएगा, तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि संपीड़न के दौरान बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो स्लिंकी के विन्यास में सिंचित या फिर संचित कह सकते हो, संचित होकर के स्थितिज ऊर्जा बनता है, राइट। तो ये पॉइंट करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि खींची हुई या फिर संपीड़ित अवस्था में सिलिंकी द्वारा उपार्जित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के कारण होती है क्योंकि उसमें विस्थापन दिखाई देता है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि खींची या फिर दबी हुई स्थिर सिलिंकी में स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या फिर विन्यास परिवर्तन के कारण होती है जो कि स्थितिज ऊर्जा है, न कि गतिज ऊर्जा। तो ये पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि स्लिंकी को छोड़ने पर उसमें संचित जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा तुरंत गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है जिससे वह अपनी प्रारंभिक आकृति पाने की गति करती है। तो ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट है क्योंकि जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये वापस इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे सत्य के रूप में देखेंगे तो सत्य क्या होगा, 1 और 3 सत्य, 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करता है कि कार्य शून्य हुआ है। तो कार्य शून्य हुआ है हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे कि एक छात्र अपने स्कूल बैग को हाथ में लटका करके ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ विस्थापन भी हो रहा है और वो बल लगा रहा है। तो एक तरह से ये पॉइंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये शून्य नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई कार्य हुआ है। सेकेंड है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना, ये पॉइंट हम कह सकते हैं क्योंकि वापिस यहाँ पर विस्थापन जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि वृत्ताकार गति में किसी भी क्षण पर वस्तु का विस्थापन उसके वृत्ताकार पथ का सर्वरेखा मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में होता है जो कि केंद्र की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत 90 डिग्री होता है। यानी अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एफ एस कॉस थीटा अगर रखते हैं कॉस 90 डिग्री तो 90 डिग्री की वैल्यू 0 यानी टोटल हमारा वर्ग जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करें। अगला प्रश्न नीचे दिए गए कथन ए और आर दिया गया तो इसके बेस पर बताना है। तो कथन ए, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का गतिज ऊर्जा धरातल से टकराने के ठीक पहले अधिकतम होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हमने पीछे भी बात किया था इसके बारे में कि अगर किसी हम बिल्डिंग्स के छत से किसी चीज को गिराते हैं तो ये जब जमीन पर पहुंचने के जस्ट यहाँ पर जब होगा पहुंचने से थोड़ा पहले तो सारा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। यानी पिंड की यहाँ पे कह सकते हैं पिंड की गतिज ऊर्जा धरातल से टकराने से ठीक पहले अधिकतम होती है। ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है क्यों होता है, जैसे जैसे पिंड नीचे गिरता है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का लगातार गतिज ऊर्जा में रूपांतरण के कारण ऐसा होता है। यानी कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देखिए एक तरफ से यंत्र प्रक्रम और दूसरी तरफ मुख्य ऊर्जा रूपांतरण है। तो चले देखते हैं। सिंपल सा हम जानते हैं एक चीज, जैसे कि विद्युत हीटर क्या करता है। विद्युत हीटर जो है इसका काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलना, यानी ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए बी का 1 और 1 दोनों मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखो शुष्क सेल जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी बी का फर्स्ट के साथ हो गया, बी का फर्स्ट के साथ हो गया।
तीसरे पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे पवन चक्की का काम करता है। पवन चक्की का काम जो है वो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा, पवनों को, पवन की जो हवा होता है वो क्या करता है कि चक्कियों के पंखुड़ियों को घुमाता है, पंखों को घुमाता है, तो गतिज ऊर्जा का यांत्रिक या फिर विद्युत ऊर्जा में उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी का मतलब पवन चक्की का सी का 4 होना चाहिए, तो सी का 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक तरीके से सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय वायु के प्रतिरोध के वास्तविक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वायु का प्रतिरोध पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण वायु द्वारा पिंड पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही जब विपरीत की बात आएगी तो वहां पर ऋणात्मक होगा ही होगा। ठीक है, वायु का अवरोधक बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिससे किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि वायु प्रतिरोध की उपस्थिति में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज प्लस गतिज पूर्णतः संरक्षित रहती है और कोई ऊर्जा अन्य रूपों में नहीं बदलती है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों में वायु के घर्षण के कारण कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका ह्रास होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत कह रहा है। तीसरा है कि वायु के घर्षण के कारण यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे पिंड और आसपास की वायु का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। ये तो आप नेचुरली जानते भी हैं, आराम से समझते भी हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, ऑप्शन सी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कह रहा है कि यांत्रिक कार्य की सीमाओं और विभिन्न विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से 90 डिग्री मतलब थीटा का जो मान है 90 डिग्री से कम होता है तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब कि धनात्मक होगा। जैसे ही 90 डिग्री होगा तो फिर वहां पर शून्य हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक होगा तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भारी बक्से को क्षैतिज फर्श पर घसीटता है तो उसके द्वारा बक्से पर लगाया गया क्षैतिज बल धनात्मक होगा। धनात्मक होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घसीटता है, ध्यान से समझेंगे कि व्यक्ति बक्से को आगे की ओर बल लगाकर आगे ही विस्थापित कर रहा है। इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस तरह से अगर बक्से को इस तरह से खींचा जा रहा है तो वो उधर ही खींच रहा है, मतलब जिधर बक्से को खींच रहा है, बल लगा रहा है, उधर ही वो बक्सा भी खिसक रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों मतलब दोनों की जो दिशा है वो समान है, और समान जब दिशा रहेगा तो वहां पर धनात्मक कार्य डेफिनेटली होगा ही होगा। तो कहते हैं यहाँ पे कि तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट किया और उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के चैप्टर को देखा होगा। नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और किस तरह से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो भी आपको पता चल सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो का लाइक का टारगेट 99 है, तो आप प्लीज उसे जरूर कंप्लीट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अगली वीडियो पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।